Okay, now we are about to start with the second lecture of this chapter. Uh, Now we are about to start with the page number 216. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 9.2 का न्यूमेरिकल. ठीक है, यहाँ पर न्यूमेरिकल के लिए इसने एक डायग्राम भी यहाँ पर दिया है. वो डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा, तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ. तो देखिए, ये है डायग्राम विच इज़ बीन गिवन ऑन पेज नंबर 216. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 9.2 के अंदर ये डायग्राम दिया हुआ है. ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये क्लोज्ड लूप है. ठीक है, 3 लूप्स होते हैं. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखे, एक लूप ऊपर का, एक लूप नीचे का, और एक खुद, यानी ACDF, ये एक लूप है इंक्लूडिंग ए. ये समझिए आप लोगों को. अब हम लोगों को देखना है कि न्यूमेरिकल में हम लोगों को दिया क्या है. तो देखिए, गिवन हम लोगों को लिखना है. गिवन में हम लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पर बोला है 2 बैटरी है, और उन लोगों के कितने वोल्ट है, 7 and 13 वोल्ट जो है इनके बैटरीज के, यानी वोल्ट है. तो E1 कितना है, 7 है, और दूसरा क्या है, E2 कितना है, 13 वोल्ट है. ठीक है, इसके बाद ये क्या बोला है, एंड इंटरनल रेजिस्टर्स. याद रखो, इंटरनल रेजिस्टर्स को इस तरीके से नहीं दिखाएंगे. इंटरनल रेजिस्टर्स मतलब क्या, वायर, हर कंडक्टर के अंदर अपनी सेल्फ रेजिस्टेंस की कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से फास्ट फ्लो करने की इजाज़त दे या स्लो करने की. जितना स्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के अंदर से स्लो करेगा, तो उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है. समझ आया. तो इन लोगों के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया है. तो याद रखो, इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐसा नहीं दिखा सकते. ये हम लोगों ने हमारे हाथ से, यानी यहाँ पर लगाए हैं, तो इसके लिए वो बताना ज़रूरी है. मगर ये मटेरियल की खुद की रेजिस्टिविटी को नहीं दिखा सकते हम लोग. ठीक है, तो बोल रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका, 1 ओहम, और सेकेंड वाला जो है उसका क्या है, 2 ओहम. ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, R1, मैं यहाँ लिख देता हूँ, R1 कितना बोला है, 1 है ना, और दूसरे का क्या बोला है, R2 7, हाँ 2 ओहम. ठीक है, R1 और R2. ठीक है, कैपिटल लेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, R1 R2 कैपिटल लेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल मतलब क्या, एक के ऊपर एक ये कनेक्टेड है, और क्या ये विथ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओहम. देखो एकदम नीचे वाला जो है इसका जो है 12 ओहम है. तो जो बड़ा R है, मैं इसकी वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, यानी कि R, ये R1 R2 ये R है. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 ओहम है. अरे समझा कि नहीं समझा. तो ये उसने बोला है फाइंड द करंट मतलब क्या, I. तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, I फाइंड करना है, ये पता चल गया. ठीक है, I फाइंड करना है. ठीक है, फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच. अब ईच ब्रांच यानी एक ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच. तो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ ही नॉर्मली कंसिडर करते हैं. तो इसको I1, और नो डाउट यहाँ दिया हुआ है I1 I2, तो इसका मतलब ये I3 है. लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया है, जैसे हम लोगों ने रूल पढ़ चुके हैं. ठीक है, पिछली बार हम लोगों ने जो रूल पढ़े थे वो यहाँ पर था, पेज नंबर 215 पे, राइट हैंड साइड, सेकंड पॉइंट, रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. ये जो हम लोगों ने पढ़े थे, तो उसके मुताबिक हम लोग I3 ना लिखते हुए I1 + I2 भी लिख सकते हैं. इसको समझ में आया. तो ये सब ढूंढना है हमको, I1 I2 एंड I3. I3 इज़ नथिंग बट I1 + I2. ठीक है, I3 इज़ नथिंग बट I1 + I2. इतना समझा, ये हम लोगों को करना है. एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम. ये देखो, ये जो 12 ओम वाला जो रेजिस्टर है, उसके वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भी हम लोगों को यानी कैलकुलेट या फाइंड करने बोला है. तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V रहता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को V डिनोट करते हैं. ये सब हम लोगों को फाइंड आउट करना है. इतना समझ गया आप लोगों को. ठीक है, अब हम लोग इसमें शुरू करेंगे, इसका सॉल्व करना, इसको शुरू करेंगे. अभी ज़रा ध्यान से देखो, अगर हम लोग गौर करेंगे, इसमें I1 है, सॉरी I1 बोल रहा हूँ, I3 है फाइंड करने में, टू फाइंड में I3 है. नो डाउट I1 I2 भी है जो इसको बिलोंग करते हैं, I1 और I2, लेकिन I3 इसको बिलोंग करता है, विच इज़ नथिंग बट I1 + I2.
प्लस उसके अलावा इसका ही हम लोगों को क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद रखो ये लूप है, लूप में हम लोग किरचॉफ्स या किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सर्किट है ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। अभी तक आपने जो मतलब पढ़े होंगे उसके अंदर एक बैटरी होती होगी, एक रेजिस्टर वगैरह वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पर अभी 2 बैटरीज वगैरह है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, और यहाँ पर ब्रांचिंग वगैरह भी आ गई है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हम लोग ओम्स लॉ यूज़ नहीं करेंगे, किरचॉफ्स लॉ यूज़ करेंगे या किरचॉफ्स लॉ यूज़ करेंगे। समझ में आया? अब उसके 2 रूल है। एक रूल क्या है, जंक्शन रूल, जहाँ पर एक जंक्शन पे कोई करंट लेकर आ रहा है, कोई करंट लेकर जा रहा है, हाँ, तो प्लस और माइनस इज इक्वल टू 0, यानी करंट एंटरिंग करंट लीविंग इज इक्वल टू 0, बराबर है। ये पहला लॉ है, लेकिन वो लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। हम लोग को यहाँ पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल करना है, यहाँ पर लूप बना है, तो लूप वाला जो है वो लॉ एप्लीकेबल होगा। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन है लूप्स के लिए। एक ऊपर का लूप यानी ABEFA, ये एक लूप है। दूसरा BCDEB ये है, और तीसरा ACDFA, ये 3 लूप बन रहे हैं। मगर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग को तीनों का ये चाहिए, क्या, करंट चाहिए और इसका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो ये इसके जो है 2 रिक्वायरमेंट है, करंट का भी और पोटेंशियल डिफरेंस का भी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 2 लूप को कंसीडर करेंगे जिसके अंदर ये कॉमन हो, लास्ट वाली लाइन कॉमन हो। तो याद रखो वो एक लूप ये बन रहा है ACDFA, और दूसरा लूप बन रहा है BCDE और B। तो हम लोग ये 2 लूप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ताकि कैलकुलेशन में इसका कहीं ना कहीं हम लोग को आंसर मिल सके। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, ये 12 है, ठीक है। तो अभी देखो, तो यहाँ याद रखो, यहाँ पर हम लोग एक लाइन बोलेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, खाली बोल दे रहा हूँ, ठीक है। बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, ठीक है, इन लूप। अब वो लूप का यहाँ पर मैं इंडिकेशन कर दे रहा हूँ लिखकर कि वो क्या हो सकता है, ACDF एंड A। याद रखो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आप इससे बताते हो कि आप कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक का ट्रैवल करने वाले हो, इन शॉर्ट आपका डायरेक्शन क्या रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है, अप्लाइंग सेकेंड लॉ। हाँ, सेकेंड लॉ हम लोगों को किरचॉफ का यहाँ पर अप्लाई करना है। कौन से लूप के ऊपर, ACDFA के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ना बैटरी दिख रही है ना रेजिस्टेंस दिख रहा है, नो डाउट इंटरनल रेजिस्टेंस है, मगर जब वैल्यू नहीं दिया तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसके बाद ये वाला एरिया दिखता है C and D, है ना। AC के बाद क्या आ जाता है, C and D आता है। तो C and D के अंदर हम लोग को क्या दिख रहा है, देखो ये डायरेक्शन से जा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम है, माइनस दाएं, साइन पहले डाल डालो। समझ में आया? इसके बाद रेजिस्टेंस कितना है, ये कौन सा रेजिस्टेंस है, R, मगर I into R है, तो I के लिए जगह छोड़ दिया मैंने। I क्या है, इधर पे करंट क्या है, वी डोंट नो, तो यहाँ पर I क्या है, यही तो फाइंड करना है, I1 प्लस, बोलो समझा। इसके बाद ऊपर गए, D से F गए, D से F गए, D से F कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, F से A आ जाओ। F से A हम लोगों को क्या दिख रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसने बोला है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका मतलब, और इसका डायरेक्शन अलॉन्ग विद द क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन ऑफ द करंट है, तो ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, ठीक है। इसका I क्या है, I1 है, इसका I क्या है, I1 है, बुक में यहाँ पर भी I1 लिखा है, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R1 हम लोगों ने कंसिडर किए, चाहे तो कैप्स में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना हो गया, यहाँ पर मांगता तो मैं R1 लिख देता हूँ, यहाँ पर R2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, याद रखो। हाँ, फिर उसके बाद आता है क्या, एप्सिलॉन, ठीक है, या बैटरी या EMF, ठीक है। EMF की वैल्यू क्या है, तो देखो EMF के लिए रूल क्या है, अगर आप नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच रहे हो आपको पॉजिटिव लेना है, उल्टा अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंच रहे हो तो किरचॉफ्स के सेकंड लॉ के हिसाब से आपको नेगेटिव लेना चाहिए, मगर हम लोग तो नेगेटिव पे पहुंच रहे, तो हमारा आएगा क्या, प्लस साइन आ गई, और ये क्या आ गया, E1 यानी एप्सिलॉन 1, इतना समझ गया, इज इक्वल टू 0, ये बन गया क्या, किरचॉफ का सेकंड लॉ, ठीक है। अब चलो जल्दी जल्दी वैल्यूज पुट करेंगे, ये तो हम लोग को ढूंढना है, I1 प्लस I2, R का क्या है, R क्या है 12, ठीक है,
माइनस, ठीक है, I1 की वैल्यू क्या है, अरे वही तो ढूंढना है, R1 की वैल्यू क्या है 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस E1 की वैल्यू क्या है 7 वोल्ट इज इक्वल टू 0। बोलो इतना समझा कि नहीं समझा। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो ओपनिंग द ब्रैकेट, अब ब्रैकेट दो तरीके से खोलेंगे, एक माइनस को भी मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा 12 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट एंड लेफ्ट दोनों जगह से, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस I1, सॉरी 12I1, क्यों, दोनों जगह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब कितना आएगा 12I2, बोले समझा, ये खुल गया, माइनस 1 इंटू I1 क्या होता है, I1 होता है, हो गया। फिर उसके बाद प्लस नहीं, मैं इसको सीधा यहाँ लेके चले जा रहा हूँ, -7 वोल्ट। इतना समझ गया आप लोगों को। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर है I1, यहाँ पर है I1, दोनों कॉमन टर्म्स है, दोनों को हम लोग यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा -13I1, क्यों, क्योंकि बड़ी की साइन माइनस है, छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद -12I2 इज इक्वल टू -7 वोल्ट। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, बोलो समझा, ठीक है। अब दूसरे लूप पे जाएंगे, नाउ अप्लाइंग द जो भी है किरचॉफ्स सेकंड लॉ इन लूप का डायरेक्शन बताना ज़रूरी है, वो कौन सा होएगा, B C D E और B। किरचॉफ का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं डायलॉग बोल रहा हूँ लेकिन लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम बचाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ इन द सेकेंड लूप दैट इज BCDEB, ठीक है। अब उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, पहला BC देखो, यहाँ कुछ है, कुछ भी नहीं है, चलो CD में देखो, CD का एग्जैक्टली वही रहेगा जो यहाँ पर हम लोगों ने कॉपी किए थे, तो राइट इट एज इट इज, क्या ये माइनस, अरे मैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ, I1 प्लस I2, ठीक है, 12 हो गया, चलो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर से ये देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ की वैल्यू क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है, देखो ये डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ है, तो ये माइनस आएगा, ठीक है। I1 नहीं है, ये I2 है, क्यों, क्योंकि ये सेकेंड लाइन है I2। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R2, बराबर है, और अभी भी हम लोग माइनस में ही पहुँच रहे हैं, तो ये प्लस आ जाएगा, कितना है 13 इज इक्वल टू 0। ये रूल अप्लाई हो गया। अब रूल अप्लाई हो गया, अरे हाँ सॉरी इधर नहीं डाला, हाँ यार उधर भी ऐसे किया था, ठीक है, चलो ये E2 रहेगा, सॉरी यार पहले वैल्यू नहीं डालना है, मैंने डायरेक्टली यहाँ वैल्यू डाल दिया ना, नहीं है डाला था ना रे, हाँ इसमें डायरेक्टली डाल दिया था, चलो ठीक है, इतना हो गया। अब वैल्यूज़ डालो, पहले मल्टीप्लाई करो, ये भी वही सेम आएगा, तो मैं डायरेक्टली ये कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -12I1 -12I2 माइनस, अब ये देखो, ये I1 I2 और R2 की वैल्यू क्या है 2 ओम, तो क्या करेंगे, I2 की तो वैल्यू है नहीं हमारे पास, मगर ओम की वैल्यू है, ये लिखी हम लोगों ने 2I2, और इज इक्वल टू माइनस E2 की वैल्यू क्या है, ये हो गया इक्वेशन नंबर। इतना समझ गया आप लोगों को, इतना समझ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग, अरे नहीं हुआ इक्वेशन 2, सॉरी यार, ये बाकी है ना कॉमन टर्म्स, I2 की देखो कॉमन टर्म्स दिख रहे हैं, अभी पिछली बार I1 का कॉमन टर्म्स दिखा था, अभी इसका I2 का दिख रहा है, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, एक मिनट का है ना, इसको एज इट इज़ लिख देंगे I1 को। अब देखो माइनस माइनस प्लस, बड़ी की साइन डाल दो माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कितना होता है 14I2 इज इक्वल टू -13। अब हो गया इक्वेशन नंबर 2, बोलो इतना समझा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, फाइन, अभी देखो इन लोगों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2। अभी जरा देखिए, नाउ बिफोर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2 हम लोग क्या करेंगे, इनकी माइनस साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इक्वेशन 1 में क्या है -13I1, तो मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 13I1 प्लस 12I2, ये माइनस प्लस में हो गया कन्वर्ट,
इज इक्वल टू -7 वोल्ट। इसमें से फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे। तो ये इक्वेशन आफ्टर टेकिंग माइनस कॉमन और उसके बाद उसका कैंसिलेशन के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बचता है वो ये वाला इक्वेशन रहेगा। समझ में आया? एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। समझ गया? वैसा ही अगर इसको करेंगे तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 को अगर माइनस कॉमन लेकर अगर करेंगे तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, 12i1, ठीक है, प्लस 14i2 इज इक्वल टू 13 वोल्ट। ये समझ गया आप लोगों को? अब इसको जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप बोलो समझा? अरे बोलो समझा? ठीक है, अब करो तो इसका क्या आ जाएगा, बोलो -6 वोल्ट माइनस आएगा, ठीक है, 6 वोल्ट आ गया। अरे मैं वोल्ट क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसका क्या आएगा, माइनस कितना आएगा, 2i2, बोलो समझा? और इधर पे क्या आ जाएगा, में प्लस नहीं 1 आएगा, यानी i1 आएगा खाली, बस इतना समझा? हाँ चलेगा, i1 भी ले सकते हैं, अगर उसको मैं यहाँ पर ले लूँ तो वैसा भी हो सकता है। बोलो इतना समझा? तो क्या लेंगे, i1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, i1 इज इक्वल टू -6 हो गया, -6। अब ये वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस 2i2, जो भी है सही, ठीक है। तो ये बन गया क्या, i1 का इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। बोलो समझा? i1 की इक्वेशन हमको मिल गई। अब एकदम सिंपल है, इस i1 के इक्वेशन को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो तो हमको इक्वेशन 2 की वैल्यू मिलेगी। समझा? अरे मैं हूँ ना, आई देखो, आई तो खुला खुला दिख रहा है, आई की वैल्यू मिल गई। हाँ, या तो कोई ये ओरिजिनल नहीं है इसकी, मतलब ये i1 ऐसा नहीं रहेगा, ये डिजिटल फॉर्म में आएगा। डिजिटल मतलब इसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाला है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले बोलो i1 क्या लिखेंगे हम लोग, सब्सटीट्यूटिंग आफ्टर सब्ट्रैक्शन, हाँ, उसके बाद ये डायलॉग आएगा, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन 1। बोलो इतना सब, स्टार्ट। नाउ सी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, इक्वेशन 1/3 सॉरी 1/2 हम लोग को ये इक्वेशन मिला कि i की वैल्यू मिल गई। नाउ सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में अगर हम लोग इसकी वैल्यू डालते देखो क्या बन जाएगा, 13 है, और i1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2i2 - 6 हो गया, प्लस 12i2 इज इक्वल टू 7 वोल्ट। इतना समझा? अब देखो इसको कैसा करेंगे, 13 इंटू 2 कितना होता, 26i2 माइनस 12 26 होगा, बराबर है? अरे बराबर है, ठीक है। ये हो गया 6 3 18 8 और ये हो गया 78, समझा? 78 हो गया, और ये हो गया प्लस 12i2 इज इक्वल टू 7। हाँ चलो, अब क्या हो जा रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए प्लीज़। ये कॉमन टर्म्स को देख लो, यहाँ पर i2 है और बीच में प्लस है, तो इन लोग को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 38i2, समझ गया, -78 इज इक्वल टू 7। इसको इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 38i2 इज इक्वल टू 7 + 78। बोलो 7 + 78 कितना होता है, 85। क्या करते हो लड़कियाँ, घपला करती हो, ठीक है, और हो जाता है 38। इनका ध्यान कहीं और है, खैर कोई बात नहीं, भी काउंट करना चाहिए। तो अभी हो गया i2 इज इक्वल टू, बोलो इतना समझा? अब ये कैंसिलेशन बड़ा आसान है, कर लो जल्दी करो, अरे करो ना रे, कोई हेल्प तो करो। चलो ठीक है, हम किसी के मोहताज नहीं है, हम सब के मोहताज। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या हो जाता है, ये हो गया कितना, 6, बोलो सही करें, और ये कितना हो गया, 6 और ये 7, 70 हो गया। चलो ये 2 से ही जाएगा, बराबर है कि नहीं, तो 2 से जाएगा तो कितना हो गया, 76। बोलो ये कितना आ गया, 9, बस हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट आएगा और यहाँ पर आएगा 0। अब 90 हो रहा है क्या, देखो ये इससे भी आगे जाएगा, तो यही 2 से आएगा, बोलो सही कि नहीं, तो ये हो जाएगा कितना, सही कि नहीं, 4 और ये 1,
ये हो गया 114, तो इसका मतलब इसी से जाएगा, तो ये हो जाएगा 76। कितना हो जाएगा ये 14। एक और ज़ीरो लूँ, नहीं ना, ये एक ज़ीरो लिए। अभी बोलो कितना आएगा 140। यार कैसे आएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो बस हो गया। मैं इतना ले रहा हूँ 2.23, इसके आगे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ले लूँ क्या, कितना आएगा 34, 36 हो रहा है, ठीक है। अब 360, एक और कुछ आ सकता है, वो छोड़ दो। सिग्निफिकेंट फिगर ये है, समझा आज का 2.23। I2 की वैल्यू क्या आ गई 2.23, हमको I2 की वैल्यू मिल गई। नाउ सी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I2 जो हम लोग को मिली है वो हम लोग इसमें डालेंगे, समझ में आया, इसमें, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो I1 इज इक्वल टू 2I2 माइनस 6, ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, I1 की वैल्यू जानने के लिए I2 की वैल्यू इसमें डाल दो, 2.23 माइनस 6 हो गया। व्हाट अ बिग डील। नाउ सी, अब इसको माइनस करना पड़े, एक मिनट जाओ, पहले वो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस 6 हो गया। चलो, ये I1 की वैल्यू आपको एकदम आसानी से नहीं मिलेगी, मैं इसको ऐसा लूँगा, राइट्स माय मर्जी। अब देखो क्या करेंगे, ये हो गए 4, ये हो गए 5, ये हो गया, और ये हो गया कितना, ये हो गया 1.5। लेकिन बड़े को, यानी हम लोगों ने बड़े को ऊपर लिया है, इसके लिए हम लोग इसको माइनस दे देंगे, खत्म हो गया बात। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या 1, ये हम लोगों ने क्या लिए थे 2 इंटू क्या था वो 2.23 ये लिए थे ना हम लोगों ने, माइनस 6। तो माइनस 6 करने के बाद, अरे यार 1.54 आया ना, कितना था ये 644 माइनस 6। तो इसका आंसर देखो हम लोग को क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू माइनस 1.54। बोलो समझा। हाँ, अब क्या करेंगे, I की वैल्यू ढूंढना है। I की वैल्यू क्या हो जाती है, I1 प्लस I2 इस माइनस 1, अरे बहुत 50 लिखाओ, ठीक है, प्लस 2.23, ये हमारा I आ जाएगा। अभी ये प्लस कर रहे माइनस कर रहे, समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, बोलो जल्दी से, माइनस करना पड़ेगा इसको, 2.23 माइनस 1.54, बोलो जल्दी से कितना आ जाता है, ये आ जाता है कितना 11 9, ठीक है। फिर इधर आ गया 6, ऐसे नंबर 6 हो गया, कितना आएगा 0.69, इसका आंसर आता है। समझ में आया, कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है। तो I की वैल्यू क्या आ गई 0.69, और ये I है तो ये आ जाएगा एम्पियर, क्यों, क्योंकि करंट है तो इसका यूनिट आएगा एम्पियर। इतना समझ गया। अब वोल्ट ढूंढना है, इज नॉट अ बिग डील, बड़ा सौदा नहीं है, बहुत छोटा सौदा है। देखो नाउ सी, अगर हम लोगों को V ढूंढना है, ये वाला V ढूंढना है, तो इसका एक हम लोग ओम्स लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर V आसानी से ढूंढने के लिए ओम्स लॉ यहाँ अप्लाई हो सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हो रहा है, ठीक है। अभी देखो V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ का करंट मिल गया 0.69 मिला ना अभी I, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है 12 से इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी करो, 12 इंटू 0.69 ना, 0.69 इंटू 12, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 18 कैरी 1, 6 2 ज़ा 12 13, ठीक है, 13 और एक कैरी 1, 2 0 ज़ा 0 और ये 1 बराबर है। फिर हो गया क्या 0, 9 9 ये 6 और ये 0 हो गया। चलो प्लस करो 8 और ये हो गया 2, ये हो गया कितना 8, ठीक है। अब पॉइंट कितना था 2 के बाद था, बोलो समझा, 8.28 आया आंसर। देखो वोल्ट का आंसर जो आया वो कितना आया है, हाँ अपना आया है 8.28, ठीक है। अब ये क्या है, ये वोल्ट है, तो वोल्ट के लिए हम लोग लिखते हैं V, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लिखते हैं V। इतना समझा। अब आपके टेक्स्ट बुक में आंसर आया है 0.711, ठीक है। अरे वो तो सॉरी, अब ज़रा ध्यान से सुनिए। तो
यहाँ पर इन लोगों का जो आंसर आया था वो 0.711 आया था, मगर हम लोगों का 69 है, तो उसको राउंड ऑफ करके हम लोग जो है 7 कर सकते हैं। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट न्यूमेरिकल। समझ में आया? अब सेकंड न्यूमेरिकल के लिए जाते हैं। ओके, नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद द सेकंड न्यूमेरिकल विच इज बीन गिवन ऑन पेज नंबर 216 लेफ्ट हैंड साइड 9.3। तो ये सॉल्व न्यूमेरिकल है 9.3 जो हम लोगों को सॉल्व करना है। देखते हैं इसमें गिवन क्या दिया है। ठीक है, फॉर द गिवन नेटवर्क। ठीक है, फॉर द गिवन नेटवर्क मतलब कि देखिए यहाँ पर उसने डायग्राम हम लोगों को ऑलरेडी दिया है, वो डायग्राम मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, फाइंड द करंट थ्रू, अब देखिए यहाँ पर 4 ओहम्स वाला जो है रेजिस्टेंस का वो है। ठीक है, और पावर, और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर 3 है। ये दोनों में से किसका ढूंढना है? इसका ढूंढना है। ठीक है, हम फॉर अ गिवन नेटवर्क फाइंड द करंट, तो यानी कि इस साइड से करंट कितना जा रहा है, इस रेजिस्टेंस से करंट कितना जा रहा है, और इस रेजिस्टेंस से करंट कितना जा रहा है। हाँ, रुको तो सही, तो इस रेजिस्टेंस से करंट कितना जा रहा है हम लोग को ये देखना है। ठीक है, एज्यूम दैट द सेल्स हैव नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। बोल रहा है कि ये जो मतलब ये कहाँ गया, सेल्स जो है इन लोगों की जो रेजिस्टेंस है वो मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। तो इन शॉर्ट उन लोगों को कंसिडर नहीं करना है। तो देखो हम लोगों को क्या गिवन है, तो हम लोगों को गिवन में ये लिखना है कि भाई क्या बोल रहा है कि बस खाली 2 ही चीज़ तो दिया है, R1 और R2। हम लोग चलो इसको करते हैं कंसिडर कि ये 4 ओम है और दूसरा जो है R2 वो क्या है, 3 ओम है। बोले समझा? ठीक है, अब टू फाइंड क्या करना है हम लोग को, फाइंड। अभी देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, सर्किट उसने ऑलरेडी दिया है तो इसीलिए हम लोग को उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखो, ये I1 है। ठीक है, अब खाली ये I1 इस लाइन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इतने पूरे के लिए F से E, E से D, D से C, या उल्टा बोलता हूँ C D E F, इतने में I1 ही करंट रहेगा। समझ में आया? या ऐसा रहेगा इतने में। ठीक है, इसके बाद अब A B C F नहीं, F A B C में जो करंट रहेगा वो I3 रहेगा। अगर मैं इधर की बात कर रहा हूँ तो भी I3 है, इधर की बात कर रहा तो भी I3 है, इधर की बात कर रहा तो भी I3 है। वैसा ही I1, तो फिर यहाँ पर क्या है, I2। तो इन शॉर्ट I1, I2, I3 ऐसा बोला गया। इतना समझा आप लोगों को? तो हम लोगों को अभी 4 वोल्ट यानी 4 ओम की लिए अगर ढूंढना है, इन शॉर्ट हम लोग को ढूंढना है I3 ढूंढना है। अब समझ में आ गया? ठीक है, एंड हमको क्या बोला गया है, 3 वोल्ट मतलब I2 ढूंढना है। अब समझ में आ गया लेबलिंग के हिसाब से। तो ये 2 चीज़ हम लोगों को ढूंढना है। तो देखो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नेचुरली क्रिचॉफ्स सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। अब देखो कहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्रिचॉफ्स सेकेंड लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे AFCBA। पहला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। देखो इसके अंदर ये भी मिल जाएगा और नो डाउट ये भी मिल जाएगा, इसको भी कंसिडर कर लेंगे। और दूसरा जो हम लोग अप्लाई करेंगे वो रहेगा FCDEF। ठीक है, FCDEF दूसरा हम लोग ये अप्लाई करेंगे। तो देखो कैसा हम लोगों को आंसर मिल जाएगा, तो हम लोग वो देखते हैं। तो पहला क्या है, ये बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। इतना टफ नाम क्यों रखने का उसके अंदर अपना। ठीक है, ये हो गया किरचॉफ सेकेंड लॉ। किसके लिए? लेकिन इन AFCBA ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम कौन से डायरेक्शन से जाए। आप लोग बोर्ड में कंफ्यूज नहीं होना, आपकी मर्ज़ी, आपको ऐसा जाना है आप ऐसा भी चले जा सकते हैं। खाली आंसर में थोड़ा सा माइनस का फ़र्क आ जाएगा और कुछ नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, AFCB और A ये हम लोगों ने कंसिडर किए। ठीक है, उसके मुताबिक अभी A से F के बीच में देखो क्या आ रहा है, सेकेंड लॉ के हिसाब से A से F के बीच में देखो ज़रा करंट कैसा जा रहा है। करंट ऐसा जा रहा है यहाँ से,
समझ में आया, तभी तो यहाँ पर ऐसा आया। ठीक है, तो हम लोग करंट के साथ है, सॉरी ए एफ ना, सॉरी ए एफ ना, तो यानी कि हम लोग करंट के अगेंस्ट है, तो हमारा माइनस आएगा कि नहीं आएगा, तो प्लस आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा करंट है, I3 बोला था ना, ये पूरा I3 रहेगा, पूरा I3 रहेगा इनटू इधर पे R1 R2 नहीं दिया तो मैं डायरेक्टली 4 ले रहा हूँ। कुछ समझा, रेजिस्टेंस का उसने नंबर दिया नहीं, हालांकि मैंने R1 R2 मैंने कंसिडर किया, लेकिन हम लोग डायरेक्टली 4 ले लेंगे। इसके बाद AF, उसके बाद यहाँ पर जाने का अपने को, अब यहाँ पर जाएंगे अगेन इट इज़ अगेंस्ट द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इसके लिए ये भी प्लस आ जाएगा। लेकिन ये कौन सा है, I2, मगर I2 में कौन सा रेजिस्टेंस है, ये कितना रेजिस्टेंस है, 3 ओम का है। इतना समझा, यहाँ पर कुछ नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, देखो हम लोग पॉजिटिव पे पहुँच रहे हैं, कभी भी याद रखो सेल से रिलेटेड रहेगा, बैटरी बोलेंगे या EMF से रिलेटेड रहेगा। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट नहीं कंसिडर करेंगे, हम ये देखेंगे कि हम लोग कौन से टर्मिनल पर, बैटरी के कौन से टर्मिनल पर एंड हो रहे हैं। कहाँ पर एंड हो रहे हैं, बोलो जल्दी से, पॉजिटिव टर्मिनल पर। जैसे ही बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, अपने को क्या समझना है, माइनस, यानी कि नेगेटिव समझना है, तो नेगेटिव करेंगे। और ये क्या है, E1, डायरेक्टली मैं इसकी भी वैल्यू डाल दूँ क्या, ठीक है, तो वो क्या है 5 वोल्ट इज इक्वल टू 0। बोलो इतना समझा। अब क्या करेंगे, खाली बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसको यहाँ ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4I3 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 ले लो। इतना समझा। अब इसके बाद अप्लाइंग, इसको 1 लेके रखो, आप बाद में देखते हैं। अप्लाइंग सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इन लूप। अब कौन सा लूप हम लोग को कंसिडर करना है, FCDEF, FCDEF, जो कैसा रहेगा, FCDEF, और यही हमारा डायरेक्शन भी डिसाइड कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब देखो हम लोग ऐसा जा रहे हैं अगेंस्ट द फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा, I2। प्लीज़ याद रखो किरचॉफ्स लॉ में हम लोग वोल्टेज, सॉरी रेजिस्टेंस, और इसको क्या करते हैं, बोलो मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो याद रखो ये I2 इंटू 3, तो ये 3 इंटू I हो गया। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, 3I2 जगह रहेगी। इसके बाद यहाँ से आया, अब फिर यहाँ पर आया। अब देखो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है, मतलब क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, और ये कौन सा है, I1, 4I1, बोलो सही कि नहीं। अब हम लोग कहाँ पर एंड हो रहे हैं, नेगेटिव पे हो रहे हैं, तो मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव आ गया तो कितना आ गया, 10 आ गया, इज इक्वल टू 0। यही रूल है। अब कुछ ना, 10 को उधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देयरफॉर 3I2 माइनस 4I1 इज इक्वल टू -10। इसको ले लो सेकेंड, इसको ले लो सेकेंड। इतना समझ गया आप लोगों को। अब इसके बाद अगर नो डाउट हम लोग को इसको माइनस वाइनस करना रहता है, तब जाकर हम लोग को कोई एक वैल्यू मिलती है, फिर वो एक वैल्यू को हम लोग है ना, ऐसा ऐसा मालूम है ना, जो इसके पहले वाला जस्ट किए थे हम लोगों ने। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो कॉमन जैसी कोई चीज़ मिल नहीं रही है 2 के अलावा, तो 3 के अंदर कुछ गड़बड़ी करनी पड़ेगी। तो इधर पे हम लोग क्या करेंगे, इसका लूप क्या था, इसका लूप देखो, इसका लूप में क्या, ये I3 किधर पे है, देखो I3 इधर पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, बराबर है कि नहीं। तो ज़रा ध्यान से देखो। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट C के ऊपर, ये क्या है, ये नोड है या जंक्शन है, तो याद रखो अप्लाइंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एट जंक्शन C। ठीक है, तो हम लोगों को देखो क्या मिलेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग को है ना यहाँ से I3 हटाना है, उसने गिवन दिया है डायग्राम में। अब हम लोग उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, या I1 प्लस I2 डायरेक्टली नहीं लिख सकते, लेकिन किसी बहाने से उसको I1 प्लस I2 करना है। समझ में आया, क्योंकि डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग, ये ब्लू से है तो ब्लैक से लिख देता हूँ, बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ। ठीक
ठीक है, बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, एट जंक्शन सी, ठीक है, सी जंक्शन। अभी किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है, जरा ध्यान से सुनो। जो पॉइंट है उसके अंदर करंट जो आ रहा है और करंट जो जा रहा है इज इक्वल टू 0, जितना आया उतना गया, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ से करंट आ रहा है तो ये कौन सा है, ये I1 है, सॉरी I3 है, बराबर है कि नहीं, तो ये I3 है। मगर ये I3 आ रहा है क्या जा रहा है, तो इसको क्या गिनेंगे, पॉजिटिव गिनेंगे, तो लिख देंगे I3 पॉजिटिव, मतलब कुछ नहीं डालेंगे, पहला नंबर इसके लिए कुछ नहीं डालेंगे, चलेगा, ठीक है। इसके बाद I2 क्या है, जा रहा है, तो क्या लिखेंगे माइनस I2। इधर पे जो उतर रहा है वो कौन है, I1, लेकिन किधर है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ जंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस I1। इतना समझ, सॉरी, इज इक्वल टू 0। वाह ये तो झूला कर रहे हैं, ठीक है, इतना समझ गया। ये क्या हुआ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, देखो एकदम ईजी है। I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I1, कुछ समझा, दोनों को यहाँ शिफ्ट किया, मेरे ज़रूरत के हिसाब से रीअरेंज कर सकता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, I1 प्लस I2। बोलो इतना समझा, दे दो इसको इक्वेशन नंबर 3। इतना समझा, अब लिखने का, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I3 इन, कौन सा इक्वेशन जिसमें I है, I3, देखो इसमें I3 है, इसमें I3 है क्या 2 में, तो यानी कि 1 में ही डालना पड़ेगा, सिंपल है। तो इन इक्वेशन 1, बोलो इतना समझा। तो अभी हम लोग डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है, तो 1 में डालेंगे तो क्या हो जाएगा 4, I3 की जगह पे क्या डालेंगे, ब्रैकेट I1 प्लस I2, इतना समझ गया। अब ले लेंगे प्लस थ्री I2 इज इक्वल टू 5, इतना हो गया, ओपनिंग द ब्रैकेट। देखो यहाँ पर कहीं पर भी माइनस नहीं है, तो खाली बस 4 वाला ही वो मल्टीप्लाई करना रहेगा, 4I1 प्लस 4I2 प्लस 3I2। अब देखो जो कॉमन टर्म्स है उन लोगों को प्लस कर देंगे, हर करेंगे ना, और इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5 डालना भूल गया, सॉरी। हाँ अब देखो ये दोनों I2 है, प्लस साइन है तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4I1 प्लस 7I2 इज इक्वल टू 5। दे दो इक्वेशन नंबर 4, क्यों 3 तक ले चुके पहले से। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखो यहाँ पर 1 है और 2 है, 2 में देखो कहाँ गया 2, 1 है और 2 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आराम से माइनस कर सकते हैं। रीअरेंज करूँ क्या, नहीं क्योंकि यहाँ 2 है ना, रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2/4 हम लोग ये करेंगे, स्टार्ट। नाउ वी हैव टू ऐड इक्वेशन 2 and 4, ठीक है, 2 and 4 नहीं है, नहीं तो ऑसिलेशन हो जाएगा, 2 and 4 को ऐड करना है। अब जब ऐड करेंगे, सबसे पहला आपको जो बेसिक नहीं पता, यहाँ प्लस नहीं डालेंगे, समझ में आ रहा है, यहाँ प्लस साइन नहीं डालेंगे, जरा भी मिस्टेक नहीं करना, यस ठीक है, तो प्लस नहीं डालेंगे। और उसके बाद हम लोग इसको अब देखो मुझे मतलब मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है, तो ये कट हो गया। और इसके बाद ये आ जाएगा माइनस, क्यों बड़े की साइन है ना, माइनस आएगा, और ये आएगा 5, ठीक है, और ये आ जाएगा 10। इतना समझा, फाइन, इट्स वेरी इजी। अब देखो 10 को यहाँ ले लेंगे, आपको पता होगा I2 इज इक्वल टू -5/10, 5 1 जा 5, 2 जा, इसका मतलब आधा, आधा मतलब 0.5, बोले समझा, -0.5 इज द आंसर ऑफ I2 विच वी हैव टू पुट इन एनी ऑफ द इक्वेशन। तो हम लोग को आसानी से मिल जाएगा क्या, I2। अब आप बोलो I2 को मैं कौन से इक्वेशन में डालूं, ओके। नाउ अभी हम लोगों को कैलकुलेशन करने के बाद I2 मिल चुका है,
अब I2 की वैल्यू हम लोग ये वाला जो फोर्थ वाला इक्वेशन है इसके अंदर हम लोग पुट करेंगे तो हम लोगों को I1 की वैल्यू मिलेगी। तो देखो I2 की वैल्यू अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते तो क्या मिलेगा हम लोगों को, हाँ, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो इक्वेशन 4 में ये वैल्यू डालेंगे हम लोग I2 की, तो I2 की वैल्यू डालेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा 4I1 प्लस 7 इंटू माइनस 0.5, ठीक है, इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब प्लस माइनस ब्रैकेट खुलने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 4I1 और ये क्या हो जाएगा 3.5 होगा, बराबर है 3.5 इज इक्वल इतना हो गया। अब इसको यहाँ ले लो तो 4I1, ठीक है, इज इक्वल टू 5 माइनस 3.5, ये कितना हो जाएगा 8.5 और ये हो गया 4I, इतना हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर था, देखो सर तुम ध्यान दो, ये माइनस था, समझे, तो यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बोलो, मालूम था कि तुमको इसके पहले, नहीं पता। फिर मैं यही बोलता हूँ यार 8.5 अपॉन 4। चलो अब इसको कैंसिल करना वेरी इजी, इट्स वर्क ऑफ माई लेफ्ट हैंड, ठीक है। बोलो 4 2 2 जा 4 1 जा, लेकिन 5 से भी नहीं जा रहा, जाएगा जाएगा 4 1 जा 4 2 जा 8 हो गया। अब पॉइंट डालना पड़ेगा, हाँ 4 1 जा, फिर उसके बाद बचा 1, फिर 2 जा, बस और डालेगा 5। तो डिवाइड करने के बाद हमको मिला 2.125, ठीक है। तो हमको I1 की वैल्यू क्या मिल गई है 2.125, बोले समझा। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर कितना था वो 3 था ना, प्लस वाला ना, हाँ प्लस वाला। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में 1 और 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू क्या है बोलो, माइनस, अच्छा हाँ वो 2 की वैल्यू सॉरी 2.125 प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है 0.5, तो ये माइनस ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.125 माइनस 0.5, बोले समझा, ठीक है। मैं ये हटा दे रहा हूँ, हाँ। अब देखो इसको माइनस 0.5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, इज इक्वल टू देखो 2.125 माइनस 0.5, ठीक है, ये तो 0 0 समझो, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बोले जल्दी से, 4 होगा 6 होगा 1.62। तो देखो ये आंसर आ गया I3, देखो ये आंसर है क्या आपकी बुक में, बस। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस, ठीक है, हाँ खत्म नहीं हो रहा, हो गया। अब 9.3 वाला सॉल्व न्यूमेरिकल्स हो चुका है। अब हम लोग 9.3 वाला टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। Start. Now see, we are about to start with the next topic which is being given on page number 216, 9.3 व्हीटस्टोन ब्रिज। राइट हैंड साइड पर जो दिया हुआ है उसके लिए हम लोगों को अभी देखना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल क्या है, तो याद रखो अननोन रेजिस्टेंस जो होते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो है इनका नाम क्या है, चार्ल्स व्हीटस्टोन, ये इंसान ने या ये साइंटिस्ट ने जो है ये जो है बनाए थे, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट बनाए थे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जिससे अननोन रेजिस्टेंस जो है ये ढूंढ सकते थे हम लोग, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है हम लोगों को ये देखना है, उसके लिए हम लोगों को डायग्राम ज़रा बनाना पड़ेगा। ओके, नाउ दिस इज़ अ डायग्राम और अ सर्किट विच इज़ बीन यूज्ड बाय व्हीटस्टोन, ठीक है, और इस डायग्राम को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, ठीक है। आपके बुक में इस कंस्ट्रक्शन की डिटेल दिया हुआ है।
सबसे पहला क्या बोला गया है कि 4 रेजिस्टर्स ऐसा अरेंज किए हैं कि ये क्या बना रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। 4 रेजिस्टर्स को ऐसा अरेंज किए हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। तो याद रखो इसका कंस्ट्रक्शन में आपको ये लिखना पड़ेगा, द 4 रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स आर अरेंज्ड in such a way that it forms a quadrilateral, और quadrilateral का नाम लिख दो PQRS। तो PQRS वाला जो है क्वाड्रिलेटरल ये बना रहा है। हाँ वो समझ में आया, क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, इतना समझ गया आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद ज़रा ध्यान से सुनिए, यहाँ से करंट शुरू हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये जो इतने एरिया में जो करंट आ रहा है, इतने एरिया में इसको आई कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आई। यहाँ ध्यान दो, इतने एरिया में जो करंट रहेगा इसको क्या कहा जाएगा? आई। लेकिन जैसा ही वो इस जंक्शन पे पहुंचता है, इस जंक्शन पे करंट पहुंचता है, यहाँ पर ये स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर से ये स्प्लिट हो जाता है। अब स्प्लिट हुआ इसका मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई, इसलिए इसको आई नहीं बोल सकते। तो ऊपर वाले को I1 बोला गया है, इतने वाली जगह को इसको बोला गया है I2। मगर ज़रा ध्यान दीजिए, ये I2 ऐसा करके इधर चला जा रहा है, मगर I1 अगेन इस जंक्शन पे स्प्लिट हो रहा है, इस जंक्शन पे I1 स्प्लिट हो रहा है। ऐसा कंस्ट्रक्ट किया गया है कि ये यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो क्या हो जा रहा है, एक इधर जा रहा है करंट, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, और एक इधर पे जा रहा है। इसका मतलब I1 में से करंट कुछ हिस्सा IG में गया, इसलिए इस ब्रिज के इस हिस्से को क्या बोला गया है? I1 माइनस IG। इतना समझा। और यहाँ पर के ब्रिज या यहाँ पर के जो लाइन है इसको I2 प्लस IG क्यों बोला है? क्योंकि IG से जो करंट आया वो इसमें मर्ज हो गया, तो इसीलिए I2 प्लस IG ऐसा बोला गया है। और ये सब मिलकर वापस से करंट में आ गए, जहाँ से यानी जितना करंट यहाँ पर था उतना ही करंट वापस इधर आ गया, इसीलिए इसको भी हम लोग आई बोलेंगे। बोलो समझा? कंस्ट्रक्शन समझ गया या फ्लो ऑफ करंट समझ गया? ठीक है, तो याद रखो, ये तो मैं खैर फ्लो ऑफ करंट समझा दिया, लेकिन कंस्ट्रक्शन में क्या है? हाँ, कंस्ट्रक्शन में क्या है ज़रा ध्यान से सुनिए। हमको बोलना है कि 4 रेजिस्टर को ऐसा अरेंज किया गया है कि दे फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। हाँ, नाम दे दो PQRS, ये नाम दे दिए। फिर उसके बाद बोलना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है 2 पॉइंट के बीच में इन लोगों को अरेंज किया गया है। देखो ये जंक्शन का नाम है A, ये जंक्शन का नाम है क्या? C है, ठीक है। तो ये जंक्शन का नाम क्या है? C है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो जंक्शन है, ठीक है, एक बैटरी और स्विच लगी हुई है A और C के बीच में, A और C के बीच में कहीं तो भी बैटरी और स्विच लगी है। ऐसा A और C को अरेंज किया गया है कि A इज़ एट हायर पोटेंशियल। क्यों हायर पोटेंशियल? क्योंकि पॉजिटिव के तरफ उसका है और नेगेटिव की तरफ C है, इसीलिए क्या बोला गया है कि A इज़ एट हायर पोटेंशियल एज कम्पेयर टू C। तीसरा, बस ये लास्ट है, तीसरा जो बोला जा रहा है कंस्ट्रक्शन में वो ये बोल रहा है कि B और D के बीच में, या ये जो जंक्शन है B और D उसके बीच में गैल्वेनोमीटर को रखा गया है। समझ में आ गया? ये इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में और फ्लो ऑफ करंट के बारे में बोल दिया। इतना समझ गया? ब्रिज स्टोन, क्या विट स्टोन ब्रिज, समझ में आ गया? नाम बोलना क्या, इसको कंस्ट्रक्शन करवाया मैंने, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन और इसमें से करंट कहाँ से जा रहा है वो सब समझाया। इतना समझा? अब ये क्यों यूज़ होता है? टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, कि जब कोई किसी का रेजिस्टेंस नहीं पता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज से उस रेजिस्टर को यहाँ पर कहीं अरेंज कर देते हैं और उसके बाद हम लोग उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। इतना समझा? अभी ज़रा ध्यान से देखो, अभी कैसा फाइंड करने का, उसके लिए वो कुछ फॉर्मूला बता रहा है, मतलब कुछ डेरिवेशन बता रहा है। वो बोलता है, ज़रा ध्यान से देखो, इतना हिस्सा A, B और D, A B डिविलियर्स नहीं है, A, B और D, इतना समोसा
आपको या ट्रायंगल आपको कंसिडर करना है। इसके ऊपर किरचॉफ्स या किरचॉफ्स सेकंड लॉ लगाना है, ठीक है। तो देखो हम लोग इसके ऊपर सेकंड लॉ लगाएंगे। पहला क्या है, देखो पहला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बैटरी नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग को डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, I1, बोले सही कि नहीं, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट है माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सर हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? हम लोग इसका डेरिवेशन फाइंड कर रहे हैं, और ये डेरिवेशन के ज़रिए से हमको वो फॉर्मूला मिलेगा जिसके वजह से या जिसके ज़रिए से हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं अननोन वाले का। देखो सुनो, जरा ध्यान से सुनो, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हम ये करने क्या जा रहे हैं। हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन के बाद डेरिवेशन करने जा रहे हैं। हर डेरिवेशन एंड्स इनटू सर्टेन फॉर्मूला, और ये फॉर्मूले के ज़रिए से हम लोग कोई ना कोई अननोन चीज़ को जानते हैं। यहाँ पर इस फॉर्मूले से जो भी डिराइव होने के बाद फॉर्मूला बनेगा, उससे अननोन वैल्यू क्या रहेगी, रेजिस्टेंस की। वो रेजिस्टेंस हम लोग जान सकते हैं। इसके बाद वाला जो 9.4 वाला जो सम है वो इसी से रिलेटेड है, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। समझ में आ गया। फिलहाल देखो हम लोग को क्या करना है, डेरिवेशन करना है। वो डेरिवेशन हमको क्या देगा, फॉर्मूला। वो फॉर्मूले से क्या फाइंड करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, और उसी को बोलेंगे न्यूमेरिकल। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे ना। हाँ ठीक, नो कन्फ्यूजन, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से सुनो, वेट स्टोन के लिए क्या बोला जा रहा है कि हमको इतना हिस्सा कंसीडर करना है, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों को क्या है वो, किरचॉफ्स सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो इतने वाले एरिया में हमको क्या दिख रहा है, मतलब यहाँ पर हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है, अलोंग द हमारा डायरेक्शन है ना, क्योंकि हम लोग देखो ये लूप जो कंसीडर कर रहे हैं ABDA, अगर हम लोग ये लूप कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन कैसा जा रहा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो क्या हो जाएगा, -I, और ये हो जाएगा P। क्यों, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग इधर आए, अभी भी हम लोग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है तो माइनस आएगा। हाँ, यहाँ पर आ जाएगा IG। क्यों IG, देखो यहाँ IG दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, G है, रेजिस्टेंस नहीं है, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एज अ G। गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह पे हम लोग G कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद आता है क्या, अब आ रहे हैं हम लोग इधर। अब जब इधर आ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, अगेंस्ट द डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट है हम लोग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा I2S। बोलो इतना समझा, इक्वल टू 0, इतना समझा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर, बहुत इजी, बहुत सिंपल है, इतना हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा अभी हम लोगों को ये वाला कंसिडर करना है, ये वाला BCDB, ठीक है। तो लूप कौन सा कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, BC, एक मिनट, हमारा डायरेक्शन बता रहा है कि हम लोग कैसे जाएंगे, तो उस बेसिस पे अगर हम लोग सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे इस लूप के ऊपर, तो देखो हम लोग को क्या मिलेगा, BC, यानी यहाँ से जाने का, तो ये माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि अगेंस्ट सेम और डायरेक्शन में है। और यहाँ पर का देखो ये I क्या है, I1 माइनस IG बराबर है, और इनटू Q। अरे सही कि नहीं सही, मैं कहता हूँ सही कि नहीं सही, एकदम सही। इसके बाद यहाँ पर आ रहे हैं, देखो प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये क्या आ जाएगा, I2 और इंटू R बराबर है। और अब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अभी भी अगेंस्ट है तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा IG और G। ले लो इक्वेशन नंबर, अरे हाँ सॉरी, तो फिर मैं I2 की लिया है, सॉरी बराबर है, सॉरी। यहाँ पर क्या है, इंटू, बोलो इतना समझा आप लोगों को। अभी हम लोगों को करना क्या है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, ये कुछ अलग करने जा रहा है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम लोग, ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि
करंट, देखो करंट का फ्लो कैसा जा रहा है, यहाँ से शुरू हुआ, इधर पे गया, ए पर आया, ए जंक्शन है, स्प्लिट हो गया, एक ऊपर गया एक नीचे गया, ऊपर वाला नीचे आएगा और गैल्वेनोमीटर से पास होगा। I2 जो है किधर भी नहीं जाएगा, ऐसा करके इधर ही चला जाएगा और C पे पहुंच जाएगा। लेकिन I1 जो है IG में भी जाएगा और कुछ हिस्सा इधर भी जाएगा। लेकिन ज़रा ध्यान से सुनो, ये क्या बोलता है कि ये तीनों रेजिस्टर को कुछ इस तरीके से अरेंज कर, ये चारों रेजिस्टर्स को कुछ ऐसा अरेंज करते या इस तरीके से इन लोगों को मतलब एडजस्ट करते हैं कि करंट ज़रा भी इधर नहीं जाता, गैल्वेनोमीटर में करंट ज़रा भी नहीं जाता। तो समझ में आया, गैल्वेनोमीटर का करंट जो है ज़रा भी नहीं जाएगा। समझ में आया, नॉट अ सिंगल करंट विल पास थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, अ स्पेशल केस अकर्स when the current passing through galvanometer is zero, that is Ig is equal to zero, ठीक है। in this case the bridge is said to be balanced. This condition can be obtained by adjusting the value of P, Q, R and S. कुछ समझा आप लोगों को, यानी कि ये P, Q, R, S की वैल्यू कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि Ig जो है वो ज़ीरो हो जाए। इन शॉर्ट करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर बिकम्स ज़ीरो। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा ऐसी कंडीशन में, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, या इस कंडीशन में क्या बोलते हैं कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये बोलो ये क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। तो Ig इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लोग को क्या करना है, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ Ig इन इक्वेशन 1 and 2 दोनों में डालना है, ठीक है। तो देखो 1 में क्या था, माइनस I1P माइनस, देखो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये ज़ीरो हो गया, तो मैं डायरेक्टली उसको हटा दे रहा हूँ, प्लस I2S इज इक्वल टू ज़ीरो। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। बोलो समझा। एंड हम लोग क्या करेंगे, ज़रा देखो यहाँ पर ये I2 है, सॉरी ये सेकेंड वो है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। देखो ये Q अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा चलो पहले ये ऐसा बनता है I1Q माइनस IgQ, लेकिन Ig तो ज़ीरो ले रहे हैं हम लोग, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो होने वाला है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। प्लस अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो, I2 प्लस Ig प्लस ये भी पूरा ज़ीरो होने वाला है। R करो इंटू R किया नहीं, चलो R कर दिया। अब देखो यहाँ पर देखो ये क्या हो जा रहा है, ये भी ज़ीरो होने वाला है, तो डायरेक्टली मैं इसको ज़ीरो ले लूँ क्या, हाँ ज़ीरो लिख देता हूँ, इज इक्वल टू ज़ीरो। तुम लोग को समझ रहा है, हाँ थोड़ी नींद आ रही होगी। अब डायरेक्टली जो ज़ीरो टर्म से उन लोग को हटा देते हैं, तो एक मिनट जाओ, हाँ एक मिनट जाओ, प्लस I2 प्लस, अभी ये भी तो ज़ीरो हो जाएगा, ये भी तो ज़ीरो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बस इतना समझ, मल्टीप्लाई करके इसके लिए बोलो इतना समझा। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, किसको किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 3/4, बस एक मिनट, डिवाइडिंग 3/4। यहाँ पर ध्यान दो, आप लोग को साइन को लेकर बहुत प्रॉब्लम रहती है, यस इसके लिए खेलो मेरे बहुत अच्छा, मेरे गुना अपने सर ले लेते, थैंक यू। आखिर में लात मारेंगे मेरे को। स्टार्ट, साइन को लेके प्लीज़ आप लोग का बेसिक बहुत कच्चा है, ठीक है, तो इसीलिए आपको चाहिए कि ज़रा ध्यान दीजिए। अब देखो 3 क्या है बोलो, मैं तुम लोग को एकदम सिंपल लॉजिक बताता हूँ, ठीक है, जो तुम लोग को नहीं मालूम था, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 क्या है, माइनस I1P, बोला सही है नहीं यार, तुम लोग मेरे साथ है कि नहीं, लग ही नहीं रहा, ठीक है, प्लस I2 और ये S, बोला सही है नहीं, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं इसको उठा के यहाँ ले रहा हूँ, फिर तुम लोग यार जरा ध्यान दो। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, I2S अपॉन I2R इज इक्वल टू I1P
अपॉन I1 Q। क्या बुरा है? सही है ना? हो गया? अरे एकदम इजी स्टेप है यार। ये देखो, इसको कट कर दो। अब अपना आंसर क्या आ गया? एस आर के, बोलो सही कि नहीं? सर मुझे वो वाला स्टेप समझना है। इक्वेशन 4 से पहले। हाँ, पहले बोलो इतना समझा। इन शॉर्ट पी क्यू अपॉन, सॉरी पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। एस अपॉन आर। वही एस अपॉन आर, ये है, ये वैल्यू है। आप लोगों को अगर नहीं आती है तो समझ में आ गया। तो ये, अब ये जो फॉर्मूला हम लोगों को मिला व्हीटस्टोन ब्रिज से, उसको ब्रिज पे ही रखो, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूले से हम लोग चाहे तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।